Hello my dear beautiful students, how are you? I am Vijay sir as your biology mentor। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को क्लास 11 के NCERT का बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु चैप्टर पढ़ा रहा था। और उसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या नया पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स बनते कैसे हैं, ये सभी चीज़ें, और इनसे नीट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो, खोल लो अपनी NCERT बुक को और चलो आ जाओ मेरे साथ इसको समझने के लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिया है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स का जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक तो ये चीज़ें बेकार है आपके लिए। तो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान बनते हैं, क्रिया के पश्चात बनते हैं, ठीक है। अब कहेंगे आप लोग ये मेटाबॉलिज्म सर क्या होता है, ये नाम तो हमने सुना हुआ है, तो आज हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप सिंपली सोचो कि आपके बॉडी में जितनी भी, आप सिर्फ क्या करते हो, आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, यही तो करते हो। या और फिर इसके अंदर हमारी ग्रोथ कैसे होती जाती है, हमारे अंदर हार्मोन कैसे, दाढ़ी मूंछ कैसे निकल आती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो ये खाना पानी हवा जा रहा है ये कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है। और वो रिएक्शन जो होती है, मतलब कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है स्वतः होती है, उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपापचय। इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है। एक क्या आ जाएगी आपकी, एक को बोलेंगे कैटाबोलिक, और एक को बोलेंगे एनाबोलिक एक्टिविटी। कैटाबोलिक एक्टिविटी में कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाएगा। जैसे जैसे हम बताएंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम लोग देखें ग्लूकोस जो होता है ये ब्रेक डाउन होता है, तभी ना इससे हमें ऊर्जा एनर्जी मिलती है। किस रूप में बच्चों, ATP के रूप में, है ना। अगर एनाबोलिक को हम लोग देखें तो एनाबोलिक में क्या होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोस जो है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन, और इसी ग्लाइकोजन के रूप में हमारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। तो बात समझ में आई। ये तो हम लोग हाथ डाल के कर नहीं रहे हैं, ये तो बॉडी अपने आप कर रही है ना। तो यही क्या एक्टिविटी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। इसमें दो प्रोसीजर है, हमने बता दिया, कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। तो अब मेटाबॉलिज्म जो क्रिया विधि हो रही है तो इसमें कुछ बनेगा भी, तो हार्मोन बनेगा तभी ना हम लोगों की ग्रोथ होगी, दाढ़ी मूंछ आएंगे, कुछ प्रोटीन बनेगी जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो बनते हैं मेटाबॉलिक की एक्टिविटी के बाद उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। और इन मेटाबोलाइट्स में कुछ ऐसे, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है बता रहे हैं कि अब ऐसे मेटाबोलाइट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो, मतलब अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वो मेटाबोलाइट्स क्या कहलाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब मेन प्रोडक्ट यानी कि कह सकते हो, और उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी तो बनेगा जो कि हमारे शरीर में बनने के बाद उसका शरीर में कोई काम नहीं रहेगा, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना यहाँ पर कि ह्यूमन बीइंग में, यानी कि जो एनिमल सेल में होता है, कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनता है। तब किस में बनता है, ये बनता है किस में, प्लांट्स में, फंजाई में और माइक्रोब्स में, सूक्ष्म जीवों में, ठीक है। तो आइए इनकी कुछ हम लोग विशेषता देख लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होगा, डेफिनेट रोल, इसका रोल निश्चित होता है, और ये हेल्प किस में करता है, हमारे इसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके लिए इसेंशियल मतलब आवश्यक, ये किसके लिए आवश्यक होता है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट, विकास के लिए, ठीक है। तो जैसे हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तो भाई ज़रूरी ही है। अगर ये सभी नहीं बनेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। अब आ जाते हैं बाई प्रोडक्ट, इसको कह सकते हो कि जो बनता तो है लेकिन इसका उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता है, इसको शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता है या तो फिर पड़ा रहता है, तो इससे कोई मतलब इसका नहीं रहता है।
फिर इसके बाद आ जाएंगे इसको डिफिनीशन में क्या है, सिंथेसाइज बाय प्लांट, फंगस एंड माइक्रोब्स। इनका कोई निश्चित काम नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिकल इनका इम्पॉर्टेंस होता है, मतलब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अब सोचिए कोई पौधे से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, रबर का जो प्लांट होता है उससे हम लोग रबर निकाल रहे हैं। अब रबर का उस पौधा लेकर मिटाएगा तो है नहीं, रबर का उस प्लांट में कोई काम नहीं है, लेकिन रबर जो बन रहा है ये एक बाई प्रोडक्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, ठीक है। और इसी तरीके से पिगमेंट लाइक एंथोसियानिन जो रेड कलर है, फिर टॉक्सिन कुछ बनते हैं जो विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे रिसिन, यहाँ पे एन सर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको मैं लिख देता हूँ इधर लाकर। तो ये टॉक्सिन क्या है, रिसिन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखे हैं। ये टेबल एक आपको मिलेगी एनसीईआरटी बुक में, उसको देखते रहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ये रिसिन हमको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा कैस्टर से। कैस्टर मतलब जो रेड होता है, अरंडी जिसे कहते हैं, उसी से मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक्स जो हम लोग निकालते हैं, जैसे पेंसिलिन वगैरह से निकालते हैं। फिर रबर, गम्स, सेलुलोज, हाँ यहाँ पर मिल गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि फंसाएगा आपको नीट में, कि हमने तो यहाँ पर लिख दिया कार्बोहाइड्रेट्स किस में आएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, लेकिन यहाँ बता रहे हैं सेलुलोज जो आएगा वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। सेलुलोज भी एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन सेलुलोज जो होता है इनसे प्लांट की सेल वाल बनी होती है जो कि डेड होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसके प्लांट सेल में उसका कोई यूज नहीं होता है, इसीलिए सेलुलोज क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है। तो इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन बात करें नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी लोग टेबल को एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूरा लिखा हुआ है लाइन सीक्वेंस में, ठीक है, उसको जरूर से पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। तो एग्जांपल में दे देगा आपका हार्मोन, विटामिन और सेलुलोज, प्रोटीन, 4 दे देगा तो आपको सेलुलोज ही टिक करना है, क्योंकि सेलुलोज कौन सा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूँगा और पूरा 11th और 12th का एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।